इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं एक फादर और डॉटर। ये बाप बेटी माशाल्लाह से इतने टैलेंटेड हैं कि शायद मैं इनका सही से तारुफ नहीं करवा पाऊँ। मुझे जब थोड़ी सी मैंने इनसे बात की तो यकीनन इस एज पे उनके वाले साहब आज भी मुकाबले जीत रहे हैं और माशाल्लाह से 61 साल की इनकी उम्र है। और ये आप देख सकते हैं इंडोर रोइंग चैम्पियनशिप जीत कर आए हैं। यकीनन इस एज पे रोइंग इज़ नॉट एन ईजी गेम। बड़ी ताकत चाहिए होती है, लेकिन फिजिकली काफ़ी फिट हैं। और साथ साथ इनकी जो नौजवान बेटी हैं माहूर, वो बैडमिंटन चैंपियन है। अगेन नॉट जस्ट द नेशनल चैंपियन, ओलंपियन है, फर्स्ट ओलंपियन है। वी वेलकम देम ऑन दुनिया बोल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए हमारे शो पे, हमारे शो को चार चांद लगाए। पहले लेडीज फर्स्ट करें या बड़ों से शुरू करें? लेडीज फर्स्ट करें। बड़ों से शुरू करें। कंफ्यूजन हो गया। नहीं, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी कि आप फादर भी हैं, आपसे ही इन्होंने सीखा है, इंस्पिरेशन ली है। तो आपसे पूछना चाहूँगी, माशाल्लाह 61 साल की उम्र में रोविंग करना इज़ नॉट एन ईजी जॉब, बहुत टफ होता है। ये तो आप शुरू से रोविंग करते रहे हैं डेफिनेटली, ऑफ कोर्स, जहाँ तक मुझे आइडिया है। मेरा पहला गेम था बैडमिंटन। मैं बैडमिंटन नेशनल कैंप तक गया, तो उधर मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी हाइट बहुत ज़्यादा है, बहुत हैवी हूँ मैं, तो मुझे कोई स्ट्रेंथ का कुछ करना चाहिए। तो फिर मैं रोइंग में चला गया। Then I shifted to rowing. What age was that? It was in 82, 83, तकरीबन 20 years. जब मैं पैदा हुआ था। 15-16 साल से मैंने बैडमिंटन शुरू की थी जी। और 3-4 साल में मैंने छोड़ दिया। पाकिस्तान कैंप में पहुंच गया था मैं जूनियर में। उस वक्त तो स्पोर्ट्स का बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, सेटअप, एनवायरनमेंट था मुल्क के अंदर ना। हम हॉकी चैंपियन भी थे, स्क्वॉश चैंपियन भी रहे हैं। आजकल तो बड़े बुरे हालात हैं और आजकल के दौर में आप जीत के आ रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। जी, बस क्या जीत के आए हैं सर, बताएं। वो ये इंडोर रोइंग कंपटीशन था पुर्तगाल में। कितने मुल्क थे वहाँ पे सर? मुल्क तो काफ़ी होंगे, लेकिन मेनली ज़्यादातर पुर्तगाल थी, क्योंकि पुर्तगाल की ये जो है ना नेशनल चैम्पियनशिप थी। तो पहले मैं गया था, उससे यूरोपियन खेली मैंने, यूरोपियन इंडोर रोइंग। वहाँ पे तो पूरी यूरोप थी और पूरी दुनिया से थे, जैसे मैं भी था। तो उसके बाद फिर पुर्तगाल चला गया। तो पुर्तगाल एज़ कम्पेयर टू रोइंग छोटा, यूरोप से छोटा कंपटीशन था, क्योंकि वो उस कंट्री का था। तो उस जगह के ऊपर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो वहाँ पे तो आपकी ट्रेनिंग भी देते हैं रोइंग की? आई एम श्योर किसी ने, बड़ी इंस्टीट्यूट ने आपको बोला होगा कि आइए हमारे यहाँ रोइंग सिखाइए बच्चों को। नहीं, अभी तक नहीं किया। नहीं, एक्चुअली अगर रोइंग को देखें शुरू में तो हमारी जर्मन लेडी थी एक, क्योंकि रोइंग जैसा स्पोर्ट, इंटरनेशनल रोइंग रेसेस, बोट्स पाकिस्तान में कैसे आई। तो हालात हमारे शुरू से बुरे अच्छे नहीं हैं। अच्छा, शुरू से बुरे हैं। आज तो सिर्फ एलीट स्कूल्स में हम देखते हैं कि रोइंग होती है, कराची ग्रामर हो गया, बड़े ये तो अभी बाद में है ना। ये तो कराची बोर्ड क्लब है। अच्छा, कराची बोर्ड क्लब शुरू से ही जो है ना, वो एक छोटे कैटर को बस करता था कि स्कूल को करा दिया, इंटर स्कूल्स। तो ये मैडम जो जर्मन खातून है, ये बोर्ड क्लब की मेंबर होती थी, मिसेस यूए कुरैशी। तो उनको वहाँ पे कंपटीशन रोइंग में जाना चाह रही थी, वो लड़के इंटरनेशनली ट्रेन करना चाह रही थी। तो वहाँ उनको वो एटमॉस्फेयर नहीं मिला, तो प्रॉब्लम्स थी। तो उन्होंने खुद बोर्ड डोनेट की। वो जर्मन कॉन्सुलेट में काम करती थी, तो जर्मनी से उन्होंने ग्रांट ली, उन्होंने वहाँ से बोटें मिली फ्री में, और वो यहाँ लाके उन्होंने मर्चेंट नेवी क्लब में रखी। और एम.आई. अरशद साहब थे जो हमारे सिंध के प्रेसिडेंट बनाए उन्होंने, और उन्हीं के साथ चलते हुए फिर आहिस्ता आहिस्ता फैल के उन्होंने मर्चेंट नेवी क्लब के अंदर एक जगह थी उनका, एक वेयर हाउस था, उसको खुद ही गिराया हम लोगों ने, खुद ही तोड़ा और फिर वहाँ पे नई बिल्डिंग खड़ी की और बोट हाउस बनाया। तो इस तरीके उन्होंने एक रोइंग, सिंध रोइंग क्लब बना दिया। तो वहाँ पे हम लोग रोइंग करते हैं। You should be grateful to Mrs. कुरैशी। बहुत ज़्यादा, अल्लाह ताला उनके मतलब उन्होंने उनको खुश रखे। जी, उनकी वजह से हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक काम मिला करने को, एक हमने पढ़ भी रहे थे, स्पोर्ट्स मिला। हाँ, एनडी में पढ़ भी रहा था मैं, और साथ में फिर क्लब भी बना रहे थे, कंस्ट्रक्शन भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेबर वर्क भी कर रहे थे। बेटी को भी आपने बैडमिंटन चैंपियन बना दिया इतने में। जी, ये आपसे इंस्पायर हो के बैडमिंटन में आई, आपको भी खुद से शौक था? आप रोविंग में भी जा सकती थी? नहीं, जब मैं असल में छोटे थे ना, मैं 9-10 इयर्स की थी, तो पापा ने मुझे और मेरी बड़ी बहन, हम दोनों को बैडमिंटन खिलाना शुरू किया। तो ये पापा की वजह से है कि हम लोगों ने बैडमिंटन खेलना शुरू किया। उसके बाद फिर जब 11 इयर्स हुई, पापा ने सनसेट क्लब में मेंबरशिप ली। तो सुबह में पापा मुझे और मेरी बड़ी बहन को ट्रेनिंग कराते थे, शाम में जो कोच होते थे उनके साथ खेलते थे। फिर 13 इयर्स में मैंने फ़र्स्ट टाइम जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया, और 13 इयर्स में मैं अंडर 19 की नेशनल चैम्पियन बन गई थी। इस तरह करते 13 इयर्स पे आप अंडर 19 की नेशनल चैंपियन। ये सोचने वाली बात है कि 13 साल की उम्र में अंडर 19 चैंपियन। और मेरा फाइनल मेरी बड़ी बहन के साथ ही आया था। जो भी जीते घर में ही ट्रॉफी आनी है। तो कौन जीता? ये दोनों थी।
वाह, मतलब गई अंडर 16। अच्छा, मुझे इन्होंने बताया फर्स्ट ओलंपियन है ये इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की तारीख की पहली ओलंपियन बैडमिंटन में। वाह, हाउ डिड दैट हैपन माहूर? अभी लास्ट जो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 हुए हैं तो उसमें मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और आई वाज द फ्लैग बेयरर इन द ओपनिंग सेरेमनी। क्या बात है जी, लकी यू। हाउ वाज इट? क्या फीलिंग्स थी जब पाकिस्तान का झंडा पकड़ के आप चल रही होंगी? वो एक बटरफ्लाइज हो रही होंगी अंदर ही अंदर पेट में। बिल्कुल। इससे पहले मैंने पाकिस्तान को एशियन गेम्स में भी रिप्रेजेंट किया, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी रिप्रेजेंट किया, लेकिन इस सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट ओलंपिक्स में पाकिस्तान का झंडा उठाना बहुत ही बड़े बहुत प्राउड मोमेंट है। आपको कितना प्राउड मोमेंट होगा? लकी की तरफ माहूर हमारे साथ है, मैं बता रही थी कि नाउ शी इज मैरिड माशाल्लाह से, और इसी वजह से आप अपनी रैंकिंग के बारे में कुछ बता रही थी कि मजीद आप टूर्नामेंट्स वगैरह खेल। मेरी डिमांड है माहूर से कि हमें पाकिस्तान को बैडमिंटन में दुनिया में नंबर 1 लेके जाना है, लेकिन प्रॉब्लम माहूर ये है कि जो चाइनीज, ताइवानीज, हांगकांग, ये जो प्लेयर्स होते हैं ना, इनके बड़े खतरनाक होते हैं। तो आप तैयारी आपकी कैसी है इस वक्त? वर्ल्ड में जितने भी टॉप के बैडमिंटन प्लेयर्स हैं ना, वो सारे एशिया में से। एशियन टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है बैडमिंटन में। थाईलैंड, कोरिया, जापान, ये सारी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान भी इम्प्रूव करे और अपने बैडमिंटन गेम को के लेवल को अच्छा करे, तो उसके लिए चाहिए कि पहले तो जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं हम उनको इम्प्रूव करें। यानी कोर्ट्स प्रोवाइड किए जाएं। हमारे यहाँ नहीं है अच्छे, हमारे फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती। बिल्कुल। अभी जो अगर आप कराची में देख लें तो जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है ना, वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। एक नेशनल कोचिंग सेंटर है, उसका भी आप हाल जाके देखें, वहाँ की कोर्ट्स बिल्कुल सही नहीं है। तो फिर और मेरे पास इतने लोगों के मैसेजेस आते हैं, वो पूछते हैं कि हम लोग कहाँ पे जाके खेलें। अब मैं उनको क्या बताऊँ कि यहाँ पे तो ऐसा कोई है ही नहीं। अल्लाह हम पे रहम फरमाए। लेकिन ये हाल बहुत बुरा है। आपने कभी स्पोर्ट्स बोर्ड हो गए, जो इदारे हो गए, जो सर माशाल्लाह इतने सीनियर हैं, क्या ये सो रहे हैं या इनके पास जेबें भरी हुई हैं, पेट भरा हुआ है, इनका रिलैक्स करो, खेल जाए भाड़ में? ये जो है ना, सारे किसी में कोई सेंस नहीं है। मतलब अगर आप पीछे जाकर देखें, क्योंकि इनकी पार्टिसिपेशन कराने के अंदर रबिया का भी, जो मेरी छोटी बेटी है, वो पावर लिफ्टिंग में, उसको खेलने नहीं देते। दे हैव नो नॉलेज। और वो स्पोर्ट्स बोर्ड को लिखा है, स्पोर्ट्स बोर्ड को ये नहीं पता कि अयूब खान साहब के दौर में 60s के अंदर एक कानून आया था जिसके अंदर इनको एम्पावर किया था कि आपने स्पोर्ट्स को कंट्रोल करना है। इनको ये नहीं पता है कि हमने स्पोर्ट्स कंट्रोल करना है। वो कहते हैं वो तो हमारी फेडरेशन जो हमारे पास रजिस्टर्ड, स्पोर्ट्स कंट्रोल करने वाले स्पोर्ट्स तबाह क्यों कर रहे हैं सर? मैं उनमें सेंस ही नहीं है। पॉलिटिक्स, नेपोटिज्म, पर्ची पे भर्ती हो गए, पैसे मिल रहे हैं। लगता है यही है कि बस आ गए हैं तो वो पैसे बना लें बस। और ज्यादातर रिटायर्ड लोग होते हैं, अपनी नौकरी से रिटायर हो जाके लग जाते हैं। और प्लस इसके अंदर फिर फॉल्ट हमारे सब लोगों की ही आती है कि हमारा उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है। एक होता है ना, मतलब अवामी एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। भाई आप क्या कर रहे हो? आप आवाम की सुनी जाती है, हम चेक एंड बैलेंस भी करेंगे, हम उनके खिलाफ आवाज उठाएं तो क्या सुनाएगा कोई हमारी? ये भी तो सवाल है ना सर जी। ये इसका कोई जवाब नहीं देता। आवाम बेचारे रोटी कपड़ा मकान से बिजली गैस पानी में फंस गए हैं। उनको 2 वक्त के सर्वाइवल की पड़ी हुई है कि मैं बच्चों की फीस कैसे भरूंगा, घर का किराया कैसे भरूंगा, बिजली का बिल कैसे भरूंगा। इतने टेंशन में है, इतने डिप्रेशन में है, इतना सप्रेस्ड है वो बेचारा। दूसरी चीजों का खेलों का सोचे तो सोचे कैसे कि जब तक किसी के पास 50 लाख नहीं है वो अदालत से इंसाफ नहीं ले सकता। जी बिल्कुल। तो ऐसे मुल्क में आपने अपने बच्चों को एथलीट बना दिया है। मुझे तो लगता है बेवकूफी की है। अच्छा, नहीं ये ना बनते तो और क्या करते सर? आप उनको सीएसएस क्लियर करवाते, ब्यूरोक्रेट बनाते, वो 100 अरब रुपए निकाल के ले जाते हैं, वो बाहर आराम से घूम रहे होते हैं। हाँ, अब ये देखें अल्लाह की देन होती है। मैंने जब स्टार्ट किया तो हम भी बिल्कुल फुकरे होते थे और शटल जात के तो हम पुरानी शटलों से खेलते थे। तो उधर से जब हमने, मेरा कोच होता था, उसके साथ खेलना शुरू किया तो वो एरोप्लेन की शटल जब निकलती थी तो हम अपने पार्टनर को जाके बोलते थे, वो भाई एरोप्लेन की शटल से खेल रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, वो लकड़ी वाले रैकेट होते हैं, गटिंग टूट जाए तो चलानी पड़ती थी। नहीं, वो हम खुद ही उसको मार देते थे सारा। मतलब तो हालात उधर से अल्लाह ने पहुंचकर हमें कहाँ यहाँ पहुंचाया, फिर बिजनेस में ले गया, बिजनेस में कामयाबी की अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह का शुक्र है, फिर इन लोगों को एक मौका मिला कि इनको एक सेंटर दे दिया जहाँ पे। क्योंकि मेरी नजर में देर हाफ वे थ्रू सर, इन्होंने अपनी आधी मंजिल तय कर लिया, मजीद आधी बाकी है। उस आधी बाकी मंजिल के लिए इनको सपोर्ट चाहिए, स्पॉन्सर चाहिए, हुकूमती सरपरस्ती चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जहाँ प्रैक्टिस कर सकें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।